गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। और आज अपना लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर अपने 5 में क्या पढ़ा था बेटा? असेट्स के बारे में पढ़ा था। संपत्ति क्या होती है बेटा? तो बेटा संपत्ति वैसे तो 3-4 भागों में होती है, लेकिन अपन एकाकी व्यापार पढ़ेंगे 11वीं क्लास में। और जब एकाकी व्यापार पढ़ते हैं तो बेटा वहाँ पे दो ही संपत्ति काम आती है, एक तो बेटा फिक्स असेट्स और दूसरी बेटा करंट असेट्स। ठीक है, असेट्स काफ़ी होती है, डेफर्ड असेट्स होती है वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें होती है जो कि कंपनी के अंदर अपन पढ़ेंगे, कंपनी हुई, पार्टनरशिप फर्म हुई, ठीक है, उनमें ज़्यादा ही। लेकिन जो अभी अपना बेसिक है वो यह है कि सर असेट्स क्या होती है, संपत्ति क्या होती है। तो बेटा संपत्ति को मैंने है ना नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो बेटा फिक्स असेट्स और दूसरा बेटा करंट असेट्स। एक बेटा फिक्स असेट्स और दूसरा बेटा करंट असेट्स। मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक तो बेटा फिक्स असेट्स है और दूसरा मेरा करंट असेट्स है। चलो बेटा चलो हम बात करेंगे सबसे पहले फिक्स असेट्स की। किसकी बात करने वाले बेटा? फिक्स असेट्स की बात करने वाले, फिक्स असेट्स की। चलो फिक्स असेट्स तो मैंने फिक्स असेट लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझाया था, फिर भी एक बार और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बेटा। फिक्स असेट्स क्या होता है? फिक्स असेट स्थायी संपत्ति होती है। क्या होती है बेटा? स्थायी संपत्ति। और स्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकें, जिसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था बेटा। आप स्कूल में एंटर करते हो कि नहीं करते बताओ? हाँ सर, स्कूल में तो एंटर करते हैं। और जैसे आप स्कूल में एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखती है बताओ? सर लैंड एंड बिल्डिंग दिखती है। क्या दिखती है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा बेटा जैसे आप क्लास में एंटर करोगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा? फर्नीचर। क्या दिखेगा बेटा? फर्नीचर। ठीक है, तो उस फर्नीचर पे उपयोग करते हो कि नहीं करते आप? करते हैं सर। तो बेटा वो फर्नीचर फर्म की क्या कहलाएगी बेटा? फिक्स असेट्स। हाँ जी, तीसरी बात, कभी कभी बेटा लाइटें चल जाती है स्कूल में, नहीं जाती क्या? चली जाती है। तो क्या चालू होता है? या तो इन्वर्टर चालू हो जाता है या फिर जनरेटर चालू हो जाता है। तो जो इन्वर्टर या जनरेटर है वो क्या है बेटा? प्लांट एंड मशीन। क्या है बेटा? प्लांट एंड मशीन। बातें समझ में आएगी। तीसरी बात मैं करता हूँ बेटा कि आप स्कूल से घर आते हो और घर से स्कूल जाते हो, तो स्कूल वालों ने बेटा क्या लगा रखा है? मोटर कार। मोटर कार यूज होती है। हाँ सर। ऑफिस इक्विपमेंट, कैमरे वगैरह लगे हुए, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए, तो ऑफिस इक्विपमेंट। तो बताओ इनके बिना स्कूल चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। ये तो बिल्कुल ज़रूरी साधन है। तो यही क्या है हमारी बेटा? फिक्स असेट्स, जिसका उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं, जिनका उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं। तो ये क्या कहलाती है हमारी बेटा? फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, और फिक्स असेट्स की डेफिनेशन मैंने ये दी है कि स्थायी संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका लंबे समय तक हम उपयोग कर सकें। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा करंट असेट्स। आइए बेटा करंट असेट्स की हम बात करते हैं। करंट असेट्स करंट असेट्स करंट असेट्स चालू संपत्ति। चालू संपत्ति हिंदी में इसे अपन चालू संपत्ति बोलते हैं बेटा, करंट असेट्स। सर ये करंट असेट्स क्या होती है? पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसके बारे में लिखेंगे। चालू संपत्ति चालू संपत्ति चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है, वह संपत्ति होती है चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसको
जिसको एक साल में या एक लेखा वर्ष में चालू संपत्ति वह संपत्ति जिसको एक लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तन किया जा सके, नगद में परिवर्तन किया जा सके। ये लो सर, चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसको एक लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तन किया जा सके, वही हमारी क्या होती है बेटा, चालू संपत्ति। क्या होती है बेटा, चालू संपत्ति। चालू संपत्ति वह संपत्ति जिसको एक लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तन किया जा सके। अरे सर उसमें आता क्या क्या है, चलो हम लिखते हैं चालू संपत्ति में आता क्या क्या है। सबसे पहले आता है बेटा कैश इन हैंड। क्या आता है बताओ, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ये। फिर आता है बेटा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। फिर आता है बेटा स्टॉक, फिर आता है बेटा स्टॉक के बाद में डेटर, डेटर। डेटर हमने पढ़ लिया बेटा, डेटर भी लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, डेटर। और डेटर के बाद में हमने, डेटर का एक दूसरा नाम और होता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल। एक होता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक होता है बेटा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। हाँ जी, चलो जी चलो, ये हमारी बेटा करंट असेट्स होती है। आपकी 11वीं में यही करंट असेट्स काम में आएगी। और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा, ये जो है ना हमारी पार्ट सेकंड, जो बुक का पार्ट सेकंड है ना, उसमें ये दो टर्म्स वैसे पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। और ये अपना एक चैप्टर है बेटा, चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर है। और ये चैप्टर में आपको ये टर्म आपको मिलेगी, ठीक है। तो सर मैं कोशिश यही करूँगा कि अभी तो बेसिक चल रहा है, और ये चैप्टर तो बेटा दूसरी बुक में आने वाले, ठीक है ना। उन टर्म्स को अभी पढ़ेंगे अपन, तो क्या पता वो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि बहुत आगे का पार्ट है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कि बिल्स रिसीवेबल समझाने की, प्रीपेड एक्सपेंसेस समझाने की, एक्रूड इनकम समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। नहीं आए तो घबराना नहीं है, नहीं आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि हम आगे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, विस्तार से। वैसे आपको समझ में आएगी, गारंटी मेरी 100% समझ में। बस ध्यानपूर्वक मेरी बातों को अच्छे से सुनना बेटा। चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे एक साल में नगद में परिवर्तन कर लिया जाता है। ओहो सर समझ में नहीं आ रहा नहीं तो चलो बेटा दुकान में बैठ जाओ, हमारी खुद की दुकान है, हम दुकान में बैठे। बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब एक बात बताओ, कुछ ही नहीं है, मैं दुकान में बैठा हूँ। ये लो आपके सामने एक एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं। ये अपनी दुकान है बेटा। क्या है बेटा? दुकान, शॉप। शॉप का नाम राम किराना स्टोर, किराना स्टोर, राम किराना स्टोर।
अब बच्चों मुझे बताओ, ये जो राम किराना स्टोर है, राम किराना स्टोर, ये क्या करती है बेटा? ये हमारे कस्टमर का संविच्छेद करिए बेटा, संधि संविच्छेद, वहाँ संविच्छेद ही बोलते बेटा। कस्टमर, कष्ट से मर, आर कॉल्ड कस्टमर। ओके, हाँ जी, हमारे कस्टमर को माल बेचते हैं। क्या बेचते हैं बेटा? माल बेचेंगे। ये बेटा हमारे, जिसे अपन बोलते हैं तिजोरी, जहाँ पे अपन पैसे रखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इधर मैं पार्ले-जी का पैकेट बेचा, पैसे आए, डाल दिया। चीनी बेची, पैसे आए। ऑयल बेचा, पैसे आए। बात समझ में आ रही है? सब किस में डाल रहा हूँ बेटा? इस तिजोरी में। तिजोरी में सारा पैसा इसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा? सर सारा पैसा इसी में तो जा रहा है, सारा पैसा इसी में ही तो जा रहा है। सारा पैसा किस में जा रहा है बेटा? तिजोरी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? तिजोरी में। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, माल बेचे जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा हम माल बेचेंगे, हम माल बेचते जा रहे हैं, 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 केस आता जा रहा है। ये देखो, ये तिजोरी में, ये देखो ये रही तिजोरी, यहाँ पे तिजोरी है, ठीक है। ये तिजोरी में रखी हुई, नीचे तिजोरी रखी हुई है। तिजोरी को दिखा के नहीं रखते, पर नीचे रखते हैं, तिजोरी रखी हुई है बेटा। चल, माल बेचे जा रहे हैं, माल बेचे जा रहे हैं, माल बेचे जा रहे हैं, पैसे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और हम तिजोरी में भरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आप कभी परचूनी की दुकान पे जाते हो तो देखते हो ना बेटा, जैसे अपन पार्ले-जी का पैकेट लेते हैं तो पार्ले-जी का पैकेट हमें मिल जाता है, लेकिन पैसे हम दुकानदार को देते हैं और दुकानदार नीचे डाल देता है। तिजोरी में डालता है कि नहीं डालता? डालता है सर। उसी तरीके से हम दुकानदार हैं। कोई हमारे पास आएगा, ले भाई पार्ले-जी का पैकेट ले, हैं चीनी ले, चाय की पत्ती ले, मीनाक्षी चाय की पत्ती ले, कुछ भी ले, लेकिन पैसे दे। पैसे आया तिजोरी में। बताओ, हमारे ये तिजोरी में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, दिखाऊं पैसा? तिजोरी में बहुत सारा पैसा, मान के चलो ये हमारा पैसा है, ये पैसा है सर, बहुत सारा पैसा, ये पैसा ही तो है हमारा। तिजोरी में यही तो डाल देते हैं, पैसा है तिजोरी में, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये बताओ, मेरे हाथ में पैसा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? सर हाथ में तो रखा हुआ है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कैश इन हैंड। क्या बोलेंगे बताओ? कैश इन हैंड। क्या बोलेंगे बताओ बेटा? कैश इन हैंड। समझ में आया? भाई हमारे हाथ में तो कैश रखा हुआ है, तो बताओ इस पैसे को क्या नगद में परिवर्तन करने की जरूरत है क्या? नहीं। जो हमारी दुकान के अंदर तिजोरी में पैसा रखा हुआ है उसे तो हम क्या बोलेंगे बेटा? कैश इन हैंड। क्या बोलेंगे बेटा? कैश इन हैंड। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कैश इन हैंड समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? कैश इन हैंड के बाद में बेटा कैश एट बैंक। क्या बेटा? कैश एट बैंक। एक बात बताओ, मेरे पास पैसा आता जाता, तिजोरी भरती जाएगी, बहुत ऊपर आ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? उसमें से कुछ पैसा उठाऊंगा और कहाँ पे डिपॉजिट करवा दूंगा? मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। किसके अकाउंट में? मेरे बैंक अकाउंट में, राम किराना स्टोर के अकाउंट में पैसे जमा करा दूंगा। भाई हमारे पैसे भर गए, सब पैसे बाहर निकलने लगे, तिजोरी से पैसे बाहर निकलने लगे, तो हम इतना पैसा उठाएंगे और कहाँ पे जमा करा देंगे बेटा? हम बैंक के अंदर जमा करवा देंगे। कहाँ पे जमा करवा दोगे बेटा? बैंक के अंदर। जो आप बैंक में पैसा जमा कराओ वो भी तो अपना ही पैसा है ना, अपनी संपत्ति है ना, अपना ही पैसा। जो बैंक में पैसा जमा है हमारा वो अपनी जो संपत्ति है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कैश एट बैंक। क्या बोलेंगे बेटा? कैश एट बैंक। क्या बोलेंगे बेटा? कैश एट बैंक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ, जो बैंक में पैसा है, जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, उसे आप कितनी देर में कैश में परिवर्तन कर सकते हो? सर 1 सेकेंड के अंदर हम कैश में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे बेटा? क्योंकि हम चेक काट देंगे तो एक तरीके से कैश ही जा रहा है हमारे पास, तो हम चेक काट के पैसा यूज कर सकते हैं। हम बेटा गूगल पे से भी यूज कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी यूज कर सकते हैं, पेटीएम से भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो बेटा बैंक में पैसा रखा हो या जेब में रखा हो, बातें की, क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? जो बैंक में पैसा रखा हुआ है
उस पैसे को हम एज ए कैश इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहीं पे पेट्रोल पंप पे गए, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, हमने क्रेडिट कार्ड दिया, उससे क्रेडिट कार्ड से उसने स्वैप कर लिया, तो बताओ हमारे बैंक से पैसे कट गए। इट मीन्स हम उसे कैश देते, कैश ना दे के बैंक से दे दिए। बात समझ में आ रही है? हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, या तो गूगल पे से पेमेंट कर देते हैं, या फिर फ़ोन पे से पेमेंट कर देते हैं, या फिर चेक काट के देते हैं। ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता? तो जो बैंक में पैसा रखा हुआ है, इट मीन्स कैश ही तो है हमारा। जो कैश है वही तो करंट असेट्स है, जो कैश है वही तो करंट असेट्स है। करंट असेट्स की डेफिनेशन क्या है? वह पैसा जिसे आप एक साल के अंदर अंदर या फिर एक लेखा अवधि के अंदर अंदर किस में परिवर्तन कर लो? नगद में परिवर्तन कर लो। किस में परिवर्तन कर लो बेटा? नगद में परिवर्तन कर लो, तो वो क्या बन जाती है बेटा? करंट असेट्स बन जाती है। तो बताओ, ये तो हमारे एक तरीके से केस ही है ना, इसको तो केस में परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। चालू संपत्ति वह संपत्ति होती है जिनका एक लेखा वर्ष में नगद में परिवर्तन किया जा सके। किस में बेटा? नगद में। कुछ भी हो, आप एक लेखा वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तन कर लोगे तो वह क्या कहलाएगी? चालू संपत्ति, करंट असेट्स कहलाएगी। अब करंट असेट्स क्या क्या है बताओ जरा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो बताओ, कैश इन हैंड को नगद में परिवर्तन करने की जरूरत कहाँ पड़ी? वो खुद ही नगद में है। और कैश एट बैंक को कहाँ नगद में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी? वो खुद ही किस में? नगद में है बेटा। स्टॉक, हम किसकी बात करेंगे बताओ? स्टॉक की। किसकी बात करने वाले बेटा? स्टॉक। तो बेटा ये स्टॉक क्या होता है? अब स्टॉक को अपन अच्छे से समझते हैं। आप बेटा ये फटाक से आप वीडियो पॉज करके रिटर्न कर लीजिए। मैं स्टॉक को समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? स्टॉक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम समझते हैं स्टॉक को अच्छे से। आओ बेटा आओ। हाँ जी, स्टॉक को समझने से पहले, भाई ये तो आप फेयर कॉपी में कर ही लोगे, लेकिन स्टॉक को समझने से पहले मैं एक आपको अकाउंटिंग ईयर बता रहा हूँ बेटा। क्या बता रहा हूँ? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, ये बेटा अकाउंटिंग ईयर हमारे दो होते हैं। अकाउंटिंग ईयर, हाँ जी, दो अकाउंटिंग ईयर है। इसको आप अलग से नोट करिएगा बेटा। पहले तो आप ये वाला नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। फिर उसके बाद में आप अकाउंटिंग ईयर की बात करेंगे। अपन किसकी बात करेंगे? अकाउंटिंग ईयर। आइए सर अकाउंटिंग ईयर की हम बात करते हैं। आओ बेटा, लो बेटा लो, अकाउंटिंग ईयर की हम बात करते हैं यहाँ पे। चलो अकाउंटिंग ईयर देखो बेटा, दो होते हैं। एक तो कैलेंडर ईयर। क्या होता है बेटा? कैलेंडर ईयर, ठीक है। एक होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष बोलेंगे, इंग्लिश में लिख देते हैं पहले आपको। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक तो होता है बेटा हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर ये देखो बेटा, कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? एक बात हो, कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? कौन बताएगा? फटाफट बताओ, कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? ओहो बताओ फटाफट। नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। कैलेंडर ईयर बेटा, कैलेंडर स्टार्ट कब होता है तुम बता दो ना। अरे कैलेंडर आता कब है तुम्हारे पास? 1 जनवरी को, सीधी सी बात है ना। और जाता कब है? 31 दिसंबर को। आता कब है? 1 जनवरी को। और जाता कब है? 31 दिसंबर को। फिर नया कब आता है? 1 जनवरी को, ठीक है। चलो जी, कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है बताओ? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को स्टार्ट और 31 दिसंबर को ख़त्म। कब से शुरू? 1 जनवरी से। और कब ख़त्म? 31 दिसंबर। 1 जनवरी से शुरू और 31 दिसंबर को ख़त्म। तो बेटा कैलेंडर आपसे पूछे कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है बच्चों?
1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो कैलेंडर ईयर है कि 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। लेकिन बेटा फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है वो बेटा इनकम टैक्स, जो फाइनेंशियल ईयर है वो बेटा इनकम टैक्स एक्ट, कानून बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कब स्टार्ट होगा बेटा? वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल और कब खत्म हो जाएगा बताओ? 31 मार्च। 1 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च को ख़त्म। हाँ जी, मार्च लिखना था ना, MARCH। चलो जी चलो, तो बेटा अकाउंटिंग ईयर अपने 2 होते हैं। पहला अकाउंटिंग ईयर बेटा कैलेंडर ईयर और दूसरा बेटा फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा जो अकाउंटिंग है ना वो सिस्टम किससे चलता है बेटा? फाइनेंशियल ईयर से चलता है, ना कि कैलेंडर ईयर से। कैलेंडर ईयर से नहीं चलता, किससे चलता है बेटा? फाइनेंशियल। जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है। और बेटा इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वित्तीय वर्ष। मैं लिख देता हूँ हिंदी में क्या बोलेंगे? वित्तीय वर्ष। ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, वित्तीय वर्ष। तो आप बोलेंगे वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। किसके अकॉर्डिंग बताओ? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट ये कानून बना हुआ है। कानून कब बनाता है बेटा? 1961 में बनाता है और 1 अप्रैल 1962 में पूरे भारत में लागू हो गया था इनकम टैक्स। तभी तो सब इनकम टैक्स करते हैं, टैक्स चुकाते हैं और इसका कॉमर्स वाले फ़ायदा उठाते हैं। हाँ जी बेटा, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल से शुरू और 31 मार्च को ख़त्म। अच्छा जी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा बेटा स्टॉक की। किसकी बात करूंगा बेटा? स्टॉक की। ये लो जी, ये लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। आपने रिटर्न कर ही लिया होगा। चालू संपत्ति जिसे 1 साल के अंदर अंदर नगद में परिवर्तन किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा बताना, स्टॉक की डेफिनेशन देंगे बेटा। मैंने व्यापार प्रारंभ किया और व्यापार प्रारंभ किया 1 अप्रैल 2020, सबसे गंदा साल लगता है। 1 अप्रैल 2020 मान लेते हैं हमने 1 अप्रैल 2020 में व्यापार प्रारंभ किया और हमने ये दुकान ओपन करी बेटा 1 अप्रैल 2020। हमारे पास बहुत सारा क्या रखा हुआ बेटा? माल। 1 अप्रैल 2020 को हमने बहुत सारा माल रखा हुआ है बेटा। बहुत सारा माल हमारी दुकान में रखा हुआ है। बहुत सारा माल हमारी दुकान में रखा हुआ है। बहुत सारा माल हमारी दुकान में रखा हुआ है। चलो सर, कितना सारा रखा हुआ है? लो, रुपए 20 लाख, रुपए 20 लाख, 20 लाख रुपए का माल हमारे पास रखा हुआ है। और जरा बताना बेटा, एक अप्रैल 2020 और बेटा ये ईयर कब ख़त्म होगा? सब चाहते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाए। 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 में हमारे पास 20 लाख रुपए का माल, कितने का माल है बेटा? 20 लाख रुपए का माल। ठीक है, अब हम सफ़र करते हैं स्टार्ट। ये हमारा बेटा स्टॉक है, कितने का? 20 लाख का माल। इसे अपन बोलेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे बेटा? प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास कितने का माल रखा हुआ है जरा बताना, बताओ? 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अब बेटा हम माल बेचते 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 कहाँ पहुँच गए बताओ? हम माल बेचते 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 31 मार्च 2021 को पहुँच गए। कब पहुँच गए बताओ? 31 मार्च 2021 को पहुँच गए। और 31 मार्च 2021 को हमारे पास हमारी फर्म में कुछ माल बच गया। ये माल बच गया, बताओ
इतना सा माल बच गया। अब ये जो इतना सा माल बच गया, ये माल हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। बताओ माल कितने का बच गया हमारा? 4 लाख रुपए का माल बच गया। 4 लाख रुपए का माल बच गया बेटा। ये 4 लाख रुपए का माल क्या कहलाएगा हमारे लिए? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा बेटा? जो माल नहीं बिकता वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये माल हमारी दुकान में रहेगा कि नहीं रहेगा? सर दुकान में ही तो रहेगा ये माल, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि नया साल आते हम पुराने माल को फेंक देंगे, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। नया साल आते पुराने माल को तो नहीं फेंकेंगे ना। तो ये माल बेटा नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, काउंटिंग ईयर। अब बताओ बेटा हमारा नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? अब ये जो हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा बेटा वो होगा 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कब खत्म होगा बेटा? जो कि खत्म होगा बेटा 31 मार्च 2022 को। अब चलो ये जैसे ही हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, ये सारा का सारा माल नए साल में आ जाएगा। ये सारा का सारा माल नए साल में आ जाएगा। ये यहाँ पे तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक है, और जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। ये पूरा का पूरा माल मैंने अगले साल लिया है बेटा, पूरा का पूरा माल मेरा अगले साल आ गया। ये देखो जी, देखो आगे बेटा। और ये क्या कहलाएगा हमारा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब बताओ ये जो माल बचा हुआ है हमारे पास, जो स्टॉक बचा हुआ है, क्या उसे हम 1 साल के अंदर अंदर नहीं बेच देंगे? क्या इस स्टॉक को हम 1 साल के अंदर अंदर नहीं बेच देंगे? सर हम इस स्टॉक को 1 साल के अंदर अंदर बेच देंगे। तो जो 1 साल के अंदर अंदर बेचेंगे तो 1 साल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश। और करंट असेट्स क्या बोलती है कि जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर किस में परिवर्तन कर ले बेटा? नगद में परिवर्तन कर ले, वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा स्टॉक। तो जो बचा हुआ स्टॉक है, क्या हम इसे 1 साल के अंदर नहीं बेच सकते? सर इजीली हम 1 साल के अंदर इसको बेच देंगे। बातें समझ में आई? सबसे पहले पुराना स्टॉक बेचते हैं, फिर नया स्टॉक बेचते हैं। बातें समझ में आ गई बेटा? तो स्टॉक भी हमारे लिए क्या होती है बेटा? करंट असेट्स, ठीक है। ये जो 4 टर्म बची हुई है, इसको अपन बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।